अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सहर, आपके अपने चैनल सहर स्पीक्स के साथ। वेलकम टू आवर चैनल। सिकंदर आजम की लाश कहाँ दफन की जाए? हजरत ईसा की पैदाइश से 300 साल पहले जहाँ आज इराक है, यहाँ किसी मुकाम पर ये गर्मा गर्म बहस हो रही थी। इसके सरहाने इसके 3 जर्नल्स खड़े थे। इनमें से एक ने कहा सिकंदर आजम की ख्वाहिश थी कि उसे मिस्र में सबसे बड़े फिरौन के साथ दफन किया जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। फिर सिकंदर आजम को कहाँ दफन किया गया? मिस्र के साहिली शहर सिकंदरिया में, जो आज किसी को भी मालूम नहीं। लेकिन वो शख्स जिसे सिकंदर ने मिस्र का गवर्नर बनाया था, जो सिकंदर को फिरौनों के साथ दफन करवाने का हामी था, मिस्र का फिरौन यानी हुक्मरान बन गया। ये शख्स टालमी सोतर था। इसके खानदान ने 300 साल तक मिस्र पर हुकूमत की। इस खानदान में काबिल और नालायक दोनों तरह के हुक्मरान आए, लेकिन एक नाम ऐसा भी था जिससे बेइंतहा शोहरत मिली। और सितम ये है कि इसी पर इसके खानदान की हुक्मरानी का दौर खत्म हुआ। ये नाम था क्लोपेत्रा द सेवंथ। इसके बारे में बहुत सी सच्ची और झूठी कहानियाँ मशहूर हैं, जो आपने भी यकीनन सुनी होंगी। हम इन्हीं मशहूर बातों को एक एक करके देखते हैं कि क्या वो सच थी या फातिहीन की लिखी हुई बेशतर तारीखों की तरह ये भी प्रोपेगेंडा थी। ये जानने के लिए कि वो कौन थी, वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहें। हम आपको इस वीडियो में यही दिखाएंगे, लेकिन एक नए अंदाज के साथ। क्या क्लोपेत्रा का नाम क्लोपेत्रा ही था? सबसे पहले ये कि उसका नाम क्लोपेत्रा नहीं था। जिस तरह मिस्र में मर्द हुक्मरान को फिरौन, रोम में सेरेस और रोस में जार कहते थे, उसी तरह मिस्र के उस अहद में मलिका को क्लोपेत्रा कहा जाता था। क्लोपेत्रा के नाम से शोहरत पाने वाली इस मलिका का असल नाम क्लोपेत्रा द सेवंथ फेलो पर था। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 69 ईयर्स पहले मिस्र के अटालमी खानदान में पैदा हुई थी। क्लोपेत्रा मिस्री थी या यूनानी? क्लोपेत्रा जिस खानदान से थी, वो सदियों पहले यूनान से हुक्मरानी करने मिस्र आया था, लेकिन अब वो 300 साल से मिस्र का ही होकर रह गया। इसलिए अगर कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि क्लोपेत्रा का खानदान तारीखी तौर पर मिस्री नहीं था। लेकिन ये भी हकीकत है कि 3 सदियों से कहीं रहने वाले खानदान को इस हकीकत से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोपेत्रा भी यूनानी जीन्स के साथ मिस्री ही थी, और वो इस खानदान की पहली मलिका थी जिसने मिस्री जुबान सीखी। क्या वो नाजायज औलाद थी? आजकल के मायनों में ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन कदीम मिस्रियों में ये रवायत थी कि ब्लड लाइन खालिस रखने के लिए बहन भाइयों में शादियां किया करते थे। बहुत से दूसरे शाही खानदानों की तरह टालमी खानदान ने भी ये रवायत सदियों से चली आती थी। क्लोपेत्रा के माँ बाप के बारे में भी ऐसा ही कहा गया था कि वो दोनों भी शायद बहन भाई थे। इसी तरह क्लोपेत्रा ने भी अपने 2 भाइयों से बारी बारी शादियां की, जिनसे उनके बच्चे भी हुए। जब वो मलिका या क्लोपेत्रा बनी तो उसकी उम्र 18 साल और उसके भाई की 13 साल थी, और उसे बाप की मौत के बाद बचपन में ही तक संभालना पड़ा था। याद रहे कि टालमी खानदान के हुक्मरान खुद को फिरौन ही कहलवाते थे। क्या क्लोपेत्रा वाकई इतनी हसीन थी जितना कि तारीख में मशहूर है? तारीख में ऐसे सबूत हैं क्लोपेत्रा के हुस्न के जितने किस्से मशहूर हैं, वो इतनी हसीन नहीं थी। इसकी एक झलक उन सिक्कों में हमें मिलती है जिसमें उसकी तस्वीर नक्श की गई थी। इन सिक्कों में वाज़िया तौर पर उसकी बड़ी नुकीली नाक और मर्दाना शक्लो शबाहत नजर आती है। लेकिन कुछ मौरखीन का ख्याल है कि वो हसीन तो थी, लेकिन सिक्कों पर अपनी मर्दाना शक्ल उसने जानबूझकर नक्श करवाई थी ताकि खुद को ताकतवर दिखा सके। हो सकता है वो सच में ही इतनी हसीन हो जितने उसके किस्से मशहूर हैं। बाज़ मौरखीन ये भी लिखते हैं कि उसकी शख्सियत में सबसे खूबसूरत चीज उसकी आवाज और अदाएं थीं। इन्हीं से वो दूसरों को अपना दीवाना बनाती थी। फिर उसे लोगों को मुतासिर करने का हुनर खूब आता था। जब रोमन हुक्मरान जूलियस सीजर मिस्र पहुंचा तो उस क्लोपेत्रा और उसके भाई के दरमियान खाना जंगी चल रही थी। क्लोपेत्रा सीजर से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि उसके भाई की फौजें उसे सीजर तक पहुंचने नहीं देंगी। चुनाचे उसने एक चाल चली। उसने खुद को एक कालीन में लपेट लिया। क्लोपेत्रा के खिदमतगार उस कालीन को लेकर सीजर की तरफ चल पड़े। रास्ते में किसी ने इस कालीन को नोटिस नहीं किया। खिदमतगारों ने सीजर के खेमे में जाकर इस कालीन को खोला तो जूलियस सीजर मलिका को अपने सामने देखकर हैरान रह गया। इसी तरह जब क्लोपेत्रा पहली बार जनरल एंटनी को मिलने गई थी
की तो वो सोने की कश्ती में सवार थी। कश्ती के चप्पू चांदी के बने हुए थे। क्लोपेत्रा ने खुद एक देवी का रूप धारा हुआ था और उसके मुलाजिम फरिश्तों जैसे कॉस्ट्यूम पहने उसे पंखा चल रहे थे। इस मंजर ने एंटनी को क्लोपेत्रा का दीवाना बना दिया। क्लोपेत्रा एक काबिल हुक्मरान भी थी या सिर्फ हसीन ही थी? ये भी एक हकीकत है कि जहाँ कुदरत ने उसे एक दिलकश शख्सियत दी थी, वहीं वो एक काबिल हुक्मरान भी थी। वो 7 जुबानें जानती थी। उसने रियाजी, फलसफा और फल्कियात की तालीमात भी ली थी। वो मिस्र की शानदार लाइब्रेरियों में पढ़ती रहती थी। उसका 22 साला दौर मिस्र का शानदार दौर कहलाता है। उसने कहत के दिनों में अपने लोगों के लिए टैक्सेस भी माफ कर दिए थे। वो लोगों को अपने जखीरा करदा गले में से मुफ्त भी फ्राहम करती रहती थी। वो इतनी काबिल और ताकतवर हुक्मरान थी कि रूमी सल्तनत के मुख्तलिफ धड़े उसे मदद के लिए पुकारते थे। क्या क्लोपेत्रा अपने बहन भाइयों की कातिल भी थी या नहीं? बादशाहत की कदीम रवायत है कि एक बादशाह रियासत को खाना जंगी से बचाने के लिए या ताकत में इजाफे के लिए अपने हरीफों को कत्ल कर दिया करते थे। क्लोपेत्रा ने भी इसी रवायत पर अमल किया। क्लोपेत्रा ने अपने खानदान की रवायत के मुताबिक अपने एक भाई के साथ शादी करके उसकी हुकूमत में हिस्सेदार बनी हुई थी, लेकिन वो खुद हुकूमत पर कब्जा करना चाहती थी मुकम्मल तौर पर। चुनाचे उसने अपने भाई से जंग छेड़ दी। इस जंग में उसे गैर मतवक्का तौर पर रोमन शहंशाह सीजर की मदद भी मिल गई। वो यूं कि सीजर का मुखालिफ पोम्पे शिकस्त खाकर मिस्र में पनाह लेने के लिए आया। क्लोपेत्रा के भाई ने उसे पनाह दी, लेकिन फिर ये हुआ कि पोम्पे मिस्र में कत्ल हो गया। कहते हैं कि उसे क्लोपेत्रा के भाई ने कत्ल करवाया था। ऐसा भी लिखा गया है तारीख में कि वो अपने साथियों के हाथों ही कहीं मारा गया। लेकिन हुआ ये कि जूलियस सीजर अपने मुखालिफ के कत्ल पर बजाय खुश होने के मिस्री हुक्मरानों यानी क्लोपेत्रा के भाई से नाराज हो गया। ये क्लोपेत्रा के लिए शानदार मौका था। उसने जूलियस सीजर से इत्तेहाद बनाया और उसकी मदद से अपने दुश्मनों का सफाया किया। मिस्र के अंदर क्लोपेत्रा का भाई दरियाए नील में डूबकर मर गया। अब क्लोपेत्रा ने अपने छोटे भाई से शादी कर ली और बाद में उससे भी कत्ल करवा दिया। इसी तरह उसने मौका पाकर छोटी बहन को भी कत्ल करवा दिया था। क्या रोमन हुक्मरान जूलियस सीजर के कत्ल में भी क्लोपेत्रा का ताल्लुक था? रोमन पब्लिक के आखिरी हुक्मरान जूलियस सीजर से क्लोपेत्रा का गहरा ताल्लुक था। मिस्र में क्लोपेत्रा को तख्त दिलवाने में सीजर का मरकजी किरदार था। क्लोपेत्रा और जूलियस सीजर ने शादी तो नहीं की, लेकिन वो इकट्ठे रहते थे। दोनों के ताल्लुकात से रोमन अशराफिया काफी परेशान थे। उन्हें लगता था कि सीजर क्लोपेत्रा के इशारों पर नाचता है। क्लोपेत्रा और सीजर का एक बेटा भी था जो तारीख में सीजेरियन के नाम से मशहूर हुआ। रोमन अशराफिया का ख्याल था कि जब सीजर और क्लोपेत्रा की औलाद जवान होगी तो क्लोपेत्रा हुकूमत पर पूरी तरह काबिज हो जाएगी। रोमन अशराफिया औरत की हुक्मरानी को पसंद नहीं करते थे और क्लोपेत्रा को रास्ते से हटाना चाहते थे। 44 कबल अज़ मसीह में रोम के सेनेटर्स ने जूलियस सीजर को कत्ल कर दिया। तारीख दानों का मानना है कि सीजर के कत्ल की एक वजह ये भी थी ताकि क्लोपेत्रा से जान छुड़वाई जा सके, लेकिन जूलियस सीजर को कत्ल करने की उन सेनेटर्स के पास और भी बहुत सी वजूहात थी। क्लोपेत्रा मिस्र और रोम में फैशन आइकन थी। जूलियस सीजर के कत्ल के बाद क्लोपेत्रा का रोम में रहना खतरनाक हो गया था। उसे अपने और अपने बेटे सीजेरियन के कत्ल का खदशा था। चुनाचे वो फरार होकर जान बचाकर मिस्र लौट आई। क्लोपेत्रा जब तक रोम में रही, रोम की औरतों में उसकी ढाट बैठी रही, बल्कि उसके जाने के बाद भी ये ढाट कायम रही। रोमन अशराफिया जो क्लोपेत्रा से नफरत करती थीं, उन्होंने क्लोपेत्रा का हेयर स्टाइल, लिबास और जेवरात फैशन के तौर पर अपना लिए। एक जमाना था जब रोम में खवातीन का हर फैशन क्लोपेत्रा से शुरू होता था। क्लोपेत्रा रोम से चली गई, लेकिन वहाँ की खवातीन के बनने संवरने के अंदाज वही थे जो क्लोपेत्रा के थे। रोमन खवातीन मलका मिस्र से कितनी मुतासिर थी, इसका अंदाजा यूं लगाए कि बहुत सी रोमन खवातीन के मुजस्मे तक क्लोपेत्रा के क्या क्लोपेत्रा और रोमी जनरल मार्क एंथनी गलियों में आवारा फिरते थे? जूलियस सीजर के कत्ल के बाद रोम में कई धड़े बन गए। एक धड़े का सरबराह सीजर का करीबी दोस्त मार्क एंथनी था, जो रोम को अपने कंट्रोल में करने के ख्वाब देख रहा था। लेकिन हुआ ये कि एंथनी भी क्लोपेत्रा के इश्क में गिरफ्तार हो गया और क्लोपेत्रा भी उससे मोहब्बत करने लगी। दोनों ने शादी कर ली, उनके 3 बच्चे भी हुए। लेकिन शादी के बाद भी दोनों एक दूसरे के लिए उसी तरह जज्बात रखते थे जैसे शादी से पहले। एंथनी और क्लोपेत्रा दोनों शराब नोशी और आवारागर्दी
के दिलदाता थे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अलग खुफिया हल्का बना लिया था, जहाँ वो मिलकर शराब नोशी किया करते थे। एंथनी और क्लोपेत्रा अक्सर रात के महल से बाहर निकलकर आवारागर्दी करते थे और आम शहरियों में घुल मिलकर उनसे हंसी मजाक करते थे। क्लोपेत्रा एक हसीन ज़हीन लीडर ही नहीं बल्कि एक एडमिरल भी थी। वो यूं कि क्लोपेत्रा और एंथनी की शादी के बाद उन दोनों के इत्तेहाद ने एंथनी के दुश्मनों को खबरदार कर दिया था, क्योंकि दोनों का इत्तेहाद एक ताकतवर शक्ल इख्तियार कर चुका था। लेकिन एंथनी के दुश्मनों ने रोम में उसके इत्तेहाद के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि वो रोम का गद्दार है और ये कि वो जूलियस सीजर की दोस्त क्लोपेत्रा के साथ मिलकर रोम में आमरीत कायम करना चाहता है एक बार फिर। आखिर रोम के दोनों धड़ों की 2 दिसंबर 31 कबीलस मसीह में यूनान के करीब एक्टियम के मुकाम पर जंग हुई। इस जंग में क्लोपेत्रा भी एंथनी के साथ बहरी बेड़े को मार करती हुई यूनानी जर्नैल एक्टेनियन के मुकाबले पर आ गई, लेकिन इस जंग में उन्हें इबरतनाक शिकस्त हुई। दोनों मिस्र के साहिली शहर सिकंदरिया में वापसी पर मजबूर हो गए, लेकिन जनरल एक्टेनियन की फौज उनका पीछा करते हुए सिकंदरिया में दाखिल हो गई। वो मार्क एंथनी को गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन एंथनी ने गिरफ्तार होने की जिल्लत से बचने पर मौत को तरजीह दी और खुदकुशी कर ली। क्या क्लोपेत्रा सांप के डसने से मरी थी? ये तो तारीख का कमोबेश इत्तेफाक है कि क्लोपेत्रा और जनरल मार्क एंथनी ने खुदकुशी की थी। कैसे की थी, इस पर इख्तलाफ है। एक कहानी यूं है कि यूनानी इलाके एक्टियम में मैदान में जनरल एक्टेनियन से शिकस्त खाने के बाद क्लोपेत्रा मिस्र के किसी खुफिया पनाहगाह में छुप गई थी। इस दौरान उसने फातेह जनरल एक्टेनियन से भी ताल्लुकात बनाने या किसी डील की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। ऐसा भी कहा जाता है कि उसने जनरल मार्क एंथनी तक खुद ये अफवाह पहुँचाई कि क्लोपेत्रा ने उसकी याद में दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। क्लोपेत्रा के इश्क में मुब्तिला जनरल एंथनी ने भी इस अफवाह को हकीकत समझ लिया और अपनी तलवार अपने ही सीने में घोंपकर अपनी जान दे दी। लेकिन जब क्लोपेत्रा को इस बात का इल्म हुआ तो वो एहसास गुनाह का शिकार हो गई। चुनाचा उसने भी खुद को सांप से डसवाकर खुदकुशी कर ली। लेकिन अगर गौर करें तो इस कदर मिचोर जहाँ दीदा और हुक्मरान ज़हन रखने वाली खातून से ऐसी तवक्को कम है कि वो जज्बात में आकर खुदकुशी कर लेगी। इसलिए तारीख की ये राय ज्यादा दुरुस्त मालूम होती है कि उसने शिकस्त के बाद अपना अंजाम भांप लिया था। उसे यकीन था कि जनरल एंथनी का साथ देने पर उसके साथ रोमन फौज इबरतनाक सलूक करेगी, इसलिए उसने जहर निगल लिया, जैसा कि उस जमाने में बादशाह या हुक्मरान अक्सर किया करते थे। क्लोपेत्रा ऐसे ही किसी मौके के लिए अपनी कंघी में खतरनाक जहर छुपा कर रखा करती थी। लेकिन हकीकत ये है कि इससे भी दिलचस्प एक बात और है। हम क्लोपेत्रा के बारे में जो भी जानते हैं वो उसके मरने के बरसों बाद लिखा गया और उसके दुश्मनों ने लिखा, क्योंकि क्लोपेत्रा एक ताकतवर मिस्री मलका थी। उन्होंने क्लोपेत्रा के दीगर कुव्वतों के साथ इत्तेहाद की कहानियों को उसकी सेक्स स्टोरीज बनाकर पेश किया, जो हो सकता है दुरुस्त हो सकता है झूठ हो। लेकिन एक बात में कोई दूसरी राय नहीं है और वो ये कि जो कुछ क्लोपेत्रा के बारे में मौजूद है उसका पहला वर्जन उसके दुश्मनों ने लिखा था। नील की मलिका क्लोपेत्रा की कहानी को हजारों बार फिल्मों, ड्रामों, स्टेज प्लेस पर पेश किया जा चुका है। क्लोपेत्रा 2000 साल पहले मिस्र की मलका थी। उसकी कहानी आपने देखी, लेकिन याद रखें तारीख जितनी पुरानी होती है उतनी ही उसके बारे में अफसाना दराजी ज्यादा होती है, लेकिन तारीख जितनी जदीद होती है उतनी ही हकीकत के करीब होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।